बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब है, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी ये साफ धमकी है कि कल को अगर किसी और मुल्क के ऊपर या जो नेटो के मुमालिक मेंबर है उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका जोर नहीं लगाएगा। एक तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका उन्हें धमका रहा है, तिजारती लिहाज से भी धमकाता है, टैरिफ लगा के भी धमकाता है, उनकी मईशत को तबाह करके भी धमकाता है, फौजी नुक्ता नजर से भी धमकाता है। तो एक तो बात ये भी है कि अमेरिका शायद उन्हें धमका रहा है। नेटो को धमकी लगाने का रीजन क्या है? दो वजूहात है। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद मांग रहा है नेटो के मुमालिक से तो इसका मतलब है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आया। सादी बात यह है ना, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में और एक आदमी मदद के लिए पुकारे कि आओ मेरी मदद करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा शख्स है वो उसके काबू नहीं आ रहा। अगर इस वक्त अमेरिका को नेटो की जरूरत है तो फिर इसका सादा मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने सारे वसाइल लगाकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत सारे और मुल्क चाहिए। नंबर एक। इसका एक और मतलब भी है, और वो सादा मतलब यह है कि नेटो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। नेटो जो हमेशा से अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी में बंद रहता नेटो हमेशा, तो अब नेटो के मुमालिक घास नहीं डाल रहे। हत्ता कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जिन मुमालिक के हैं, अमेरिका ने 5 बड़े मुल्कों को आवाज दी, नाम लेकर उनसे मदद मांगी। चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, फिर उन्होंने बरतानिया से और फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी एक ने भी हामी नहीं भरी कि वो अमेरिका के साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से टके टोकरी हो गए और उन्होंने अमेरिकी सदर का ओहदा भी टके टोकरी कर दिया है। वजह सादी है कि लोग अब एतबार नहीं करते अमेरिका के ऊपर जैसे पहले एतबार करते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा बेड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो मशरिक़ वस्ता के अंदर पानियों में जाएगा और जाकर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आलमी रस्ते हैं तिजारत के वो खुले रहें। लेकिन मामला यह है कि जब तक मकामी मुमालिक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान के मसाइल तो मौजूद है। यानी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक दावा अभी पासदाराने इनकलाब ने किया। ईरान की जो फोर्स है बहुत ही अजीब, मुझे इस वक्त तो बहुत अजीब लगा। लड़ाई को लगभग 2.5 हफ्ते हो गए, 15-16 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। आज 16 तारीख है, 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक दिन आप वो डाल लें, 16 ये डाल लें आप, तो 2.5 हफ्ते हो गए लड़ाई चल रही है। और 2.5 हफ्तों के बाद ईरान ये कहता है कि हमने अब तक जितने मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए हैं ये आज से 10 साल से पुराने हैं, और खास तौर पे जो हथियार हमने अभी डिजाइन किए पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाए कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया, वो उसी तरह। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर से सिर्फ पाबंदियां उठा ले। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी जबरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को खत्म किया जा सकेगा, और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल-अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर खारजा से ये पूछा गया बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से, जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे, वो जमीन के नीचे दब गई है कहीं पे। कितना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर्स लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो जखीरा है जहां पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की, वो नीचे दब गया। ये अब
ईरान ने कह दिया। इससे पहले याद रखिएगा कि पुतिन ने एक ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर, ये मैं अपने मुल्क में ले जाता हूं, यूरेनियम वहां ले जाता हूं और चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी हैं, जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं, एक नई लहर दागी है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो डीजी ISPR है उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो डीजी ISPR है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आजाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों भी डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो, एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है, 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखें, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि भारत बहुत जुल्म करता है मकबूजा कश्मीर में और हमने आजाद कश्मीर में बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया, इन इलेक्शंस को सबने मुस्तरद कर दिया
जो सरदार अमान कश्मीरी का एक स्टेटमेंट, अच्छा रिजल्ट जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीलॉग में। वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही जितवाना है इन्होंने, उन्हीं को सीटें आपस में बांट देनी है, जो ज्यादा अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहां पे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिगेडियर फाइक नामी ऑफिसर वहां पे तैनात है आजाद कश्मीर में बतौर सेक्टर कमांडर ISI, ये नवाज शरीफ से बहुत इश्क करता है, बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ की फैमिली के अंदर कई लोग उनसे इतना इश्क और इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क और प्यार है। और इसका इजहार उसने मेरे सामने तब किया जब मैं ISI की कैद में था, और जिन अल्फाज में किया वो मैं किसी दिन बताऊंगा, बड़े मौके के ऊपर बड़ा चौका लगाएंगे, आपको बताएंगे क्या किया था। लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को बहुत इश्क है नवाज शरीफ से, मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ को मायूस करेगा वहां मुजफ्फराबाद वाले डिवीजन के इलेक्शन में, ऐसा नहीं वो करेगा। अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब 2 ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका ये है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी हो सकता है कि हम आधे लोग मर जाएं, लेकिन आधे लोग तो पहुंच जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे तो बचेंगे हुक्मरान भी नहीं। ये बात सरदार अमान कश्मीरी ने कहा। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि आप री इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें, लोग अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें, अपनी हुकूमत खुद बनाएं, फेयर इलेक्शन हो ना आजाद कश्मीर में। तो इसका मतलब यह है कि पहली मर्तबा ड्यूरिंग इलेक्शन ही ये मुतालबा सामने आ गया कि री इलेक्शन करवाया जाए और फेयर गेम की जाए आजाद कश्मीर में, सबको मौका दिया जाए, जिसको लोग वोट डालें उसकी हुकूमत बन जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये बात आज सरदार अमान कश्मीरी ने उस वक्त कही जब इलेक्शन का मिड आया हुआ है, एक मरहला हो गया, एक मरहला बाकी है और बीच वाला मरहला चल रहा है। तो इलेक्शन के बिल्कुल मिड में उन्होंने ये बात की कि री इलेक्शन करवाओ। और आप मेरी बात लिख कर रखें, आजाद कश्मीर में जब तक री इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। उल्टा लटक जाए, सीधा लटक जाए, जो मर्जी करें, जितना मर्जी जोर लगाएं, आजाद कश्मीर में री इलेक्शन इन्हें करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम आधे मर जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? कश्मीरी जो है ना ये भागते भूगते नहीं है, इन्हें गोलियां मारती है फौज, ये वापस अपने घर में जाके छुप नहीं जाते, इन्हें गोलियां मारते हैं, इनको शहीद किया जाता है, रेंजर्स वाले मारते हैं तो ये दोबारा निकल के आ जाते हैं, ये अपने जख्मियों को अस्पतालों में छोड़ के आते हैं, अपने शहीदों को दफना के आते हैं, फिर आके वहीं खड़े हो जाते हैं। और जब घमसान की लड़ाई चल रही होती है ना, गोलियां चल रही हैं, वहां पे लड़ाई क्या है, वो हमला ही हो रहा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन, जब बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन भी होता है उस वक्त भी इनके नौजवान आवाजें लगा रहे होते हैं। मैंने वीडियो देखी है कि नसिया जे ना कि भागना नहीं है आपने यहां से, आपने यहां रुकना है, यहां से जाना नहीं है आपने, नौजवान इस तरह आवाजें लगा रहे होते हैं। तो कश्मीरियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ी मजबूती दिखाई है। बहरहाल इस दफा नून लीग ने थोड़ा बहुत विजुअल्स बनाए, लेकिन टर्नआउट जो है वो 10% भी नहीं बताया जा रहा है, 10% के आसपास है। शाम तक ये टर्नआउट आप देखेंगे 50% से भी ऊपर चला जाएगा और जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी के बयानात ने एक मुसीबत अजीब सी डाली हुई है। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निजाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये मोहसिन नकवी ने कहा। मेरी नजर में ये स्टेटमेंट ही गलत है कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से ताल्लुकात जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, हमारा निजाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये निजाम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ अमेरिका से ताल्लुकात बनाना बंद नहीं करते। किसी आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का, किसी सरकारी मुलाजिम का कोई हक नहीं है कि वो जाए और जाके एक दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाए। ताल्लुकात हमेशा 2 मुल्कों में बनते हैं। जो अफराद के ताल्लुकात होते हैं वो अफराद के मरने के बाद या उनके इस दुनिया से जाने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद या उनके हुकूमत से निकलने के बाद वो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। अमेरिका के साथ रियासत पाकिस्तान को डील करना है, अपने फॉरेन ऑफिस के जरिए से डील करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अमेरिका के साथ डील करना है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करना है। फील्ड मार्शल के ताल्लुकात का हमेशा हमें नुकसान हुआ। एक ये तो एतराफ किया मोहसिन नकवी ने कि फील्ड मार्शल ने अमेरिका से अपने अच्छे ताल्लुकात बना लिए। और याद रखिएगा, जब भी किसी जर्नैल ने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, पाकिस्तान ने उसकी कीमत चुकाई है। अयूब खान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में जमहूरियत की मंजीर ठोक दी थी उस आदमी ने। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को उसने गद्दार करार दे दिया था। बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के सारे जमहूरी कल्चर का। याया खान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तानी 2 टुकड़े कर दिया इन्होंने। फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो ज़िया-उल-हक के ताल्लुकात थे वो किसी के भी नहीं थे। अमेरिकन पाउंड होके पीते थे ज़िया-उल-हक के, और ज़िया-उल-हक के दिए हुए तोहफे पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। क्लाशनकोफ हो गई, मनशियात हो गई, जहाद हो गया, जंग हो गई,
आग लगी हुई है, वो सारा तब से हमारे पीछे है। एक जनरल मुशर्रफ, अमेरिका उससे बहुत खुश था, वो अमेरिकन लड़ाई लड़ रहा था सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के, अमेरिका उससे भी बड़ा राजी था। और पाकिस्तान की जब कभी किसी जर्नैल के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बने हैं ना, उसका नुकसान हमेशा पाकिस्तान को हुआ है। आज ये फील्ड मार्शल ने अमेरिका के साथ जाती ताल्लुकात बना लिए ना, पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। हमारी फौज जो है वो यमन के बॉर्डर पे खड़ी है, ये दावा सामने आ गया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये यमन के जो ईरान के अंदर सफीर है, उन्होंने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान में कुछ लोगों को, जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम लिया जा रहा था। बताया यह गया है कि पाकिस्तानी फौजी यमन के खिलाफ सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ रहे हैं या लड़ने के लिए भिजवा दिए गए हैं और तैयारियां पूरी हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कि कौम को नहीं पता कि आपकी फौज कहां लड़ रही है, किसके साथ लड़ रही है। कौम को यह भी नहीं पता कि आपने सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा किया, कतर के साथ क्या मुआहदा किया, आप किस मुल्क के साथ क्या बात करने जा रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस, जिसे बोर्ड ऑफ नेतन्याहू भी कहते हैं, उस बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, कौम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो अगर पाकिस्तान का निजाम आपने ठीक करना है तो उसका आसान तरीका यह है कि फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर दें और अमेरिका के साथ वो अपने ताल्लुकात ना रखें। लेट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और जो पाकिस्तान की स्टेट है वो ये फैसला करे कि उन्होंने क्या करना है। फील्ड मार्शल स्टेट नहीं है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, तो वो इन चीजों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब मामला अपने हाथ में उन्होंने लेने का फैसला किया है। देखिए मियां नवाज शरीफ मामला क्या अपने हाथ में ले सकते हैं, हमने कई दफा इस बारे में उम्मीद भी जाहिर की। हमें लगा कि शायद नवाज शरीफ मामला अपने हाथ में ले लें, कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मामला कता करें, वो ये सोचें कि यार एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, तो सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब जब मामला हाथ में लेने का मौका आया, नवाज शरीफ ने हाथ में बुरश पकड़ लिया। तो वो हाथ में मामला नहीं लेते मियां साहब, मियां साहब हाथ में बुरश लेते हैं और फिर दूसरे हाथ में पॉलिश लेते हैं और फिर चमकाई शुरू कर देते हैं बूटों की। मियां साहब ने मामला संभालने की बजाय हमेशा बूट संभाला है। अभी तक का जो मंजरनामा हम देख रहे हैं उसमें तो यही हुआ। मियां साहब ने मामला को कंट्रोल करने की बजाय पॉलिश को कंट्रोल किया है। मियां साहब मामला हाथ में नहीं लेते, बुरश हाथ में लेते हैं, जो हमने देखा और जो हमें समझ आई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें मियां नवाज शरीफ से ये उम्मीद करते रहना चाहिए कि शायद किसी दिन मियां साहब के अंदर से कोई इनकलाबी जाग जाए, शायद किसी दिन उन्हें होश आ जाए। और मैं बताऊं नवाज शरीफ को अब होश कब आएगी, जब एस्टेब्लिशमेंट की पूरी तरह मंजी ठुक के बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब बेड़ा ही गर्क हो जाएगा ना एस्टेब्लिशमेंट का, तब मियां साहब कहेंगे ठीक है इस लड़ाई में मैं भी हिस्सा बनता हूं। क्योंकि जब तक मियां साहब को यह लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट में ताकत बाकी है और ये मुझे और मेरी बेटी को और मेरे भाई को जेलों में भी डाल सकते हैं, इक्तदार से भी निकाल सकते हैं, हमारी करप्शन भी पकड़ सकते हैं, तो तब तक मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी किस्म का मामला हाथ में नहीं पकड़ना। मियां साहब ने तब तक मुझे लगता है कि बुरश ही हाथ में पकड़ना है। फिलहाल जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें मैं कहता हूं कि पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख। और ये जो नून लीग के हमारे सहाफी हैं, दोस्त हैं, दानिश्वर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मियां साहब के गुब्बारे में हवा भरते रहा करें, कोशिश करते रहा करें मियां साहब को जगाने की, मियां साहब को उठाने की, मियां साहब को जोश दिलाने की। तो आप कोशिश जारी रखें, हो सकता है मियां साहब खड़े हो जाए। उधर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने खड़े होकर दिखाया, शायद मियां साहब किसी दिन खड़े हो जाए। भारत ख्वाजा आसिफ की ड्यूटी लगाई, ख्वाजा आसिफ ने वो स्टेटमेंट देना शुरू किए जिन स्टेटमेंट से ख्वाजा आसिफ साहब को फायदा होगा। मैं बताता हूं कैसे फायदा होगा, ये बड़ी बारीक वारदात है। ख्वाजा आसिफ जो है ना वो बहुत घाघ सियासतदान है। ख्वाजा आसिफ की वजारत जा रही थी, ये खबरें हमें कुछ अरसा पहले मिलना शुरू हो गई थी और ये सोशल मीडिया पे आ भी गया था। फिर जब ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा वाला बुरश पकड़ा ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बूट पॉलिश करने के लिए, तो हमें अंदाजा हुआ कि वाकई इनकी वजारत खतरे में है। ये हर थोड़े दिन के बाद ख्वाजा आसिफ साहब तारीफ करते थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। और साबिर शाकिर भाई, मैं और दो चार और दोस्त हैं, मोहित पीरजादा, हम सारे ये कहते थे जो पाकिस्तान से बाहर हैं कि ख्वाजा साहब अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चलाक है। तो ख्वाजा साहब ने अपनी नौकरी ली भी ऐसे ही है ना। एक दफा जनरल बाजवा की मिन्नतें की, उनके ससुर के जाके पास बैठ गए, वो खुद बताया उन्होंने कि मैंने कैसे अपनी वजारत ली, वो एमएनए-शिप। फिर इस दफा उन्होंने कैसे ली वो सारी दुनिया ही जानती है। वो हार गए थे उस्मान डार की वालदा से, रेहाना डार साहिबा से। तो ख्वाजा आसिफ बहुत घाघ आदमी, बहुत तेज आदमी, ख्वाजा आसिफ की वजारत जा रही थी। अब ये ख्वाजा आसिफ को मौका मिल गया कि आसिम मुनीर का खास आदमी है मोहसिन नकवी। तो अगर मैं मोहसिन नकवी पे तनकीद करूंगा तो फिर आसिम मुनीर के लिए मुश्किल होगा मुझे वजारत से निकालना, क्योंकि अगर आसिम मुनीर ने मुझे वजारत से निकाल दिया तो रोला यह पड़ जाएगा कि मोहसिन नकवी के चक्कर में, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की थी मोहसिन नकवी पे और जवाब दिया था मोहसिन नकवी को, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने ख्वाजा आसिफ को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि ख्वाजा आसिफ कागजों में आसिम मुनीर का बॉस है, लेकिन वो बॉस आसिम मुनीर ही है। ख्वाजा आसिफ तो बेचारा ट्रैफिक में फंसा होता है,
जब आसिम मुनीर साहब गुजर रहे होते हैं सड़क के ऊपर से, या कोई छोटा मोटा भी गुजर रहा होता है फौजी, तो ख्वाजा आसिफ तो बेचारे ट्रैफिक